हेलो क्लास 9th, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। तो अब हम करने वाले हैं आपका सेट 3, जिससे आपका प्रॉपर प्रैक्टिस हो एग्जाम के लिए। ऑलरेडी हमने 2 सेट्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जल्दी से वो सारे क्वेश्चंस कवर कर लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। देखो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव आएगा जो आपका 1 मार्क्स कैरी करता है एग्जाम में। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है आपका। एक सेकेंड ना। ओके देखो क्या है, विच बिग फैक्ट्रीज आर देयर नियर रायपुर। तो रायपुर में मोस्टली क्या है ऐसे जो माइनिंग वगैरह होती हैं, तो उसमें क्या मिलता है, किस चीज़ की जाती है माइनिंग। मोस्टली आपने सुना होगा आयरन, आयरन ओर का, और क्या लाइमस्टोन्स का। लाइमस्टोन से क्या बनता है, सीमेंट्स वगैरह, और आयरन से स्टील प्लांट, ये सब सुने हो ना। तो ये सब चीज़ की क्या होती है, नॉर्मल माइनिंग होती रहती है। और बहुत ज़्यादा इसी के बेस पे क्या लगा है, आसपास के एरिया में पूरा इंडस्ट्रीज बन गया है। तो इंडस्ट्रीज कहाँ बनाई जाती है, आप समझ रहे हो, जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। जहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहाँ पे प्रॉपर फैक्ट्रीज धीरे धीरे बनने लगती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वहाँ लोग उस एरिया में रहना स्टार्ट करते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो स्टील सीमेंट तो दोनों होगा, तो ये ऑप्शन कहाँ है, बोथ ए एंड सी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके अब देखो क्या है, विच कंट्री ऑफ लैटिन अमेरिका गॉट फ्रीडम फर्स्ट। अमेरिका एक ऐसे छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में है, अलग अलग ऐसे डिवाइडेड है, तो उसमें से कौन से सबसे पहले फ्रीडम पाए हैं। वहाँ पे भी इंग्लैंड का रूल चलता था, वो इंग्लैंड के अंडर था, मीन्स वहाँ पे भी बहुत दिन तक उन्होंने ऐसे गुलाम बन के रहा है। उनको भी, उनका भी बहुत, जैसे इंडिया का एक अपना फ्रीडम स्ट्रगल है ना, तो वैसे ही उनका भी एक इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल है। तो उसमें से सबसे पहले किसको फ्रीडम मिली थी, कौन से एरिया को, एक पर्टिकुलर, तो है थी अमेरिका बोलते हैं ना। ओके अब देखो थर्ड में क्या है, व्हेन डिड सिंधु वाटर एग्रीमेंट टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो इंडस ट्रीटी बोलते हैं ना, इंडस रिवर का जो साइन वगैरह किया गया था, क्या है, जितने भी ये सिंधु जो बोल रहे हैं, जितने भी रिवर्स है, वो क्या होती है, इंडिया से फ्लो होके कहाँ जाती है, पाकिस्तान में। तो अगर उस पानी को इंडिया में ही रोक लिया जाए, डैम वगैरह बना दिया जाए, उसका फ्लो चेंज कर दिया जाए, तो वो पानी पाकिस्तान तक पहुंच ही नहीं सकता, वो इंडिया में ही रह जाएगा। और पाकिस्तान वालों को मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा, उनका एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, उनको बहुत पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो क्या किए हैं, इंडिया और पाकिस्तान में एक ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ है कि उस नदी के पानी को इंडिया नहीं रोकेगी, ठीक है, ताकि उनके पास भी पानी जाए। और जब तक मीन्स जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जब तक वो है तब तक नहीं रोक सकते। तो कब हुआ था ये ट्रीटी साइन, आपका 1960 में हुआ था, ये याद रखना ना, डेट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलो आगे का देख लेते हैं। आप लोग भी ट्राई करते जाओ मेरे साथ साथ करने का, ताकि आपका प्रैक्टिस हो। देखो क्या पूछा है फोर्थ में, स्ट्रेट डायरेक्ट लाइट ऑफ सनफॉल, सन फॉल्स ऑन। ओके जो सनलाइट का सनलाइट आता है, ओके डायरेक्टली, तो सबसे ज्यादा मतलब वहाँ क्या होगा, हीट होगा, या आपका क्या हो जाएगा, इक्वेटर। ठीक, इक्वेटर आपका सही आंसर हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा हीट करता है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द हाईएस्ट पीक ऑफ एस्टर्न घाट। तो एस्टर्न घाट का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब सबसे ज्यादा ऊंचाई। तो क्या है आपका, देखो ऑप्शन बी, महेंद्रगिरी। ठीक है, ईस्टर्न घाट में जितने भी वहाँ की घाटीज वगैरह है, उसमें से बोल रहा है सबसे हाईएस्ट क्या है, महेंद्रगिरी। अब देखो सिक्स में क्या है, विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर के साइड्स में जो होता है, वहाँ कौन सी सिटीज स्टेबलाइज्ड है। तो कौन सी सिटी स्टेबलाइज्ड है, आपका गुवाहाटी हो जाएगा ना, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ध्यान रखना, जैसे रिवर से किनारे बहुत सारी सिटीज बस जाती हैं ना धीरे धीरे, तो वही पूछा है कि कौन सी सिटीज रिवर ब्रह्मपुत्र के साइड पे बसी हुई है। अब देखो सेवेंथ में क्या पूछा है आपका, इट इज फाउंड द लद्दाख नेम कंगफा व्हाट इज कॉल्ड। ओके जो ये कंगफा बोल रहा है उसमें क्या मतलब, उसको क्या बोला जाता है, जो उनके लैंग्वेज बताया, लद्दाख की लैंग्वेज में बताया है, तो क्या होता है उसका मतलब, आपका हो जाएगा हाउस। ठीक है, देखो हर जगह कुछ कुछ चीज़ों को ना अलग अलग तरीके से बोला जाता है। ठीक, जैसे अपने छत्तीसगढ़ में ही बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग बोलते हैं, है ना। जैसे राइस को ऐसे नॉर्मली चावल बोलते हैं, तो यहाँ के लोग भात बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीज़ें रहती हैं जिसको कुछ अलग बोला जा रहा है। ठीक,
अब देखो क्या है 8th में, इफ यू विश टू गो टू कवारती देन टू विच सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट। ओके, इफ यू विश टू, ओके, अगर आप, क्या है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो प्रॉपरली ये जगह का नाम दिया हुआ है, ये कहाँ का है, ये कैपिटल है ना आपका, ये लक्षद्वीप का कैपिटल है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। ये जो प्लेस दिया हुआ है ये नॉर्मली लक्षद्वीप का वहाँ का कैपिटल है, याद रहेगा, अच्छे से पढ़ लो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग। चलो 9 देखो, पायलट टेक्स द हेल्प ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट टू कीप द विंग्स स्ट्रेट व्हाइल लैंडिंग ऑन द रनवे। जब रनवे में जो पायलट्स होते हैं, जो भी ऐसे प्लेन्स वगैरह के, तो वो क्या यूज करते हैं कि प्रॉपर उनको अच्छे से पता चले और स्ट्रेट वे में जाए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिकेटर। ठीक, अब देखते हैं 10th का, थॉर्नी बुशेस फॉरेस्ट आर फाउंड इज। जो थॉर्नी बुशेस मीन्स क्या है, आपका जो कांटेदार पौधे होते हैं ना, नॉर्मली जैसे देखो कम पानी में होता है बहुत, ऐसे अगर विलेजेस वगैरह में जाओगे तो देखने को मिलता है कि उन लोग ना ऐसे खेतों के साइड साइड में बाउंड्रीज नहीं की होते हैं ना, तो वहाँ क्या करते हैं, वो ऐसे कांटेदार वाले पौधे वगैरह लगा देते हैं, जिससे क्या होता है गाय वगैरह उनके खेत में नहीं जाते हैं। तो कहाँ रहता है ये आपका, नॉर्मली देखो पानी कहाँ कम है, राजस्थान, राजस्थान में ऐसा सुना ही होगे पानी, तो ये राजस्थान आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर ना यहाँ तक का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आपका 1 वर्ड आंसर है, देखो क्या है, द नेशनल हाईवे विच कनेक्ट मुंबई टू कोलकाता। ओके, मुंबई टू कोलकाता या रायपुर। ओके, देखो क्या है, कौन सा हाईवे, हाईवेज के अलग अलग नेम्स वगैरह रहते हैं, नंबर्स रहते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका इसका NH53। ठीक, NH53 जो है वो कनेक्ट करती है, वो रोड है। देखो सेकंड क्या है, डोनेशन गिवन बाय ग्रैंडफादर इन टेम्पल इज कॉल्ड। अच्छा देखो, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आ जाएगा आपका, जब आप कुछ, आपको जो भी आप कर रहे हो उसके बदले आपको क्या मिल रहा हो, सैलरी, पेमेंट, वेजेस, जो भी, ठीक है, उस फॉर्म में आपको कुछ मिल रहा है, तो वो क्या है आपका इकोनॉमिक। और नॉन इकोनॉमिक क्या है, जैसे कि आप घर पे किसी की हेल्प कर दिए, या इस क्लासेस वगैरह में अपने फ्रेंड का हेल्प कर दिए, किसी को कुछ चाहिए तो आप ले जाके दे रहे हो, वो उससे क्या आपको उसके बदले में, उसके रिटर्न में कुछ भी आपको मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, आप कुछ अर्न कर पा रहे हो, नहीं ना, तो वो क्या है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे बोल रहा है जो मंदिर वगैरह में डोनेशन देते हैं, है ना, तो ये क्या है आपका नॉन इकोनॉमिक में आएगा, नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो आपका, द ट्रीटी ऑफ नानलिंग वॉज डन बिटवीन हुम। ये जो नैनकिन भी बोलते हैं इसको, ये ट्रीटी साइन हुआ था किनके बीच में, जो चाइना थी और ब्रिटिश थे ना, उनके बीच में ये कुछ चीज़ें हुई थी। वहाँ के लोग जो ट्रेड वगैरह करते थे उसमें उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था, फिर क्या हुआ, वॉर हुआ जिसमें चाइना हार गया था, तो बहुत सारा चीज़ें साइन करना पड़ा, चाइना का बहुत लॉस हुआ, कुछ उनको पर्टिकुलर एरिया जो अपने कंट्री का है वो भी देना पड़ा, और क्या उनको ऐसा मतलब कर दिया गया कि जो ब्रिटिश है वो वहाँ ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुछ कुछ एग्रीमेंट साइन करना पड़ा उनको, तो उसी को बोला जाता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसके किसके बीच हुआ था, चाइना एंड ब्रिटिश। ठीक है, ठीक, देखते हैं, विच एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट। जो साल फॉरेस्ट है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, बताओ कहाँ मिलता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड ना, बस्तर, कि छत्तीसगढ़ में आप जितना भी ये सारा फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलता है, कहाँ रहता है फॉरेस्ट, जो साल फॉरेस्ट, साल का जो पेड़ होता है ना, कहाँ, बस्तर एरिया में ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। अब देखो, धुआंधार वाटरफॉल मेड बाय रिवर, कौन से रिवर से ये वाटरफॉल बनता है, तो कौन सा रिवर आ जाएगा आपका, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा रिवर से ये धुआंधार वाटरफॉल बनाया जाता है। तो ये सारे आंसर्स आपको क्लियर है। अब आपका आ जाएगा नॉर्मली जो शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आपके इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक, देखो क्या पूछा है आपको पहले, वेयर इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड। जो लार्जेस्ट डेजर्ट है कहाँ लोकेटेड है, तो सहारा डेजर्ट को सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट बताया जा रहा है, अफ्रीका एंड अटलांटिका डेजर्ट
कोल्ड डेजर्ट इज अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट वेयर द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पाया जाता है। और नाम क्या है? सहारा डेजर्ट, जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका, इन इंडिया व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कमर्शियल मोनोपोली ऑन द वीवर्स। जो कमर्शियल मोनोपोली ऑन द वीवर्स बोल रहा है, इसमें क्या 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 उनको डिफिकल्टीज आई। कुछ मतलब क्या होता था ना कि वीवर्स वगैरह का पूरा काम बंद हो गए थे, जो भी वो काम करते थे वो चलता नहीं था ठीक से। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो आके यहाँ क्या कर रहे थे, वो अपना सामान यहाँ बेचते थे रेडीमेड, तो हैंडमेड कौन लेगा, है ना। देखते हैं क्या लिखा है आंसर में, देख लेते हैं। ड्यू टू कमर्शियल मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश, the weavers were not paid the reasonable price of their product and they had to sell them at cheaper rates. They lead them to lead to life of poverty, okay, unemployment। देखो क्या है, जब ब्रिटिश आए थे ना यहाँ पे, तो वो क्या करते थे, अपने अकॉर्डिंग सामान यहाँ पे बेचते थे। उनको जो सामान यहाँ बेचना होता था उसी का वो मार्केटिंग करते थे। तो वहाँ से क्या होता था, रेडीमेड्स ऐसे ड्रेसेस वगैरह आ रहे हैं जो भी वो उस टाइम पे बेचते होंगे, तो ये जो वीवर्स थे ना, इनको ज़बरदस्ती कम दामों में बेचना पड़ता था। जितना उनका दाम था वो सब नहीं चलता था, या ब्रिटिशर्स उनको ठीक से ऐसे ट्रेड करने नहीं देते होंगे, तो उनको क्या करना पड़ता था, एकदम कम प्राइस में उनको बेचना पड़ता था। और उनकी लाइफ कैसी थी, जब उनको पैसा ही नहीं मिलेगा तो उन गरीबी में जिएंगे, स्टारवेशन, भूखे रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे, है ना। उनके पास कोई और ऐसा जॉब नहीं रहेगा जो उनका मेन ऑक्यूपेशन है, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि फार्मर हमेशा किसानी ही करेगा, तो जो वीवर्स है, जब उनका वही कल्चर है कि उनको यही करना है, तो फिर वो दूसरा तो स्ट्रीम चूज नहीं कर सकते। उस टाइम पे ये बहुत डिफिकल्ट होता था, तो वो ऐसे ही रह जाते थे, है ना। उनके कंडीशंस के बारे में बताया है, आई होप समझ आ रहा होगा। चलो देखते हैं आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखो जो रिवर्स के रोल्स बोल रहा है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखो रिवर्स कैसे हेल्पफुल हो सकती है। रिवर्स में क्या रहेगा आपका, वाटर से कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है एग्रीकल्चर के लिए, ये आप समझ सकते हो। अगर बिना वाटर के एग्रीकल्चर हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो वाटर बहुत ज़्यादा नीड है, ये कहाँ से मिलेगा? रिवर्स से मिलेगा, है ना। तो देखते हैं क्या क्या है। और देखो फर्टाइल प्लेन, सबसे पहला ऑप्शन लिखा है आपका, जो पॉइंट्स में है आंसर्स। देखो फर्टाइल प्लेन आपका जब एग्रीकल्चर के लिए अच्छे से वाटर रहेगा, वाटर के थ्रू क्या, जो रिवर फ्लो होती है, तो वो पूरा सॉइल वगैरह भी अपने साथ लेके आती हैं, थोड़ा उनके साथ आता है। उससे क्या होता है, जो वहाँ का लैंड एरिया होता है वो फर्टाइल होता है ना। देखो क्या लिखा है, नॉर्दर्न रिवर प्रोवाइड फर्टाइल प्लेन फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एग्जाम्पल गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम नॉर्थर्न प्लेन्स। जो नॉर्थर्न साइड में है ये सारे रिवर्स का नाम बताया, और जो उनकी सहायक नदियाँ होती हैं, ट्रिब्यूटरीज, जो उनके साथ मिक्स होती हैं ना, मिल जाती है ना नदियाँ, कहीं और से आ रही हैं बह के और किसी नदियाँ में मिल गई, तो ये क्या हुआ, ट्रिब्यूटरीज। तो वो सब क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहे हैं। बेसिस फॉर एग्रीकल्चर, rivers are the basis of Indian agriculture in dry season. This rivers provide water for irrigation। देखो जब क्या, बाकी टाइम बरसात के टाइम तो ठीक है, लेकिन अगर बाकी मौसम जैसे गर्मी हो गए, ठंडी हो गए, उस टाइम पे पानी चाहिए तो कहाँ से मिलता है? रिवर से मिलता है। रिवर से लोग ऐसा इरिगेशन वगैरह के लिए लाते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताया है इंदिरा गांधी कैनाल, जो इंदिरा गांधी कैनाल बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया है? यही एग्रीकल्चर के लिए, ताकि लोग वहाँ पे पानी वहाँ से एग्रीकल्चर के लिए लेके जा पाए, इरिगेशन फैसिलिटी मिल पाए, है ना। डैम बनाया जाता है ना, ताकि बाद में वहाँ से पानी लिया जा सके। अब देखो क्या है, हाइडल पावर जनरेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं नॉर्मली, जो जहाँ से पानी से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रहा है। कितनी सारी चीज़ें हो जा रहे हैं, देखो एग्रीकल्चर हो जा रहा है, गर्मियों के सीजन में भी पानी मिल जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जा रहा है, ठीक वही लिखा हुआ है ना। चलो और बाकी के पॉइंट्स देख लेते हैं। नेविगेशन मीन्स क्या होता है आपका, नॉर्मली जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है ना, रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो रोडवे से सामान एक दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, तो उससे थोड़ा चीप वे में होता है जो नेविगेशन, जो वाटर के थ्रू, वाटरवे से, वाटर के रास्ते से सामान पहुंचाया जाना, ठीक है, वो थोड़ा इजी पड़ता है और चीप। देखो लिखा है रिवर प्रोवाइड चीप नेविगेशन फैसिलिटी, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड दामोदर आर यूज फॉर नेविगेशन। अब देखो फिशिंग,
जो नॉर्मली रिवर्स वाले के एरिया में, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ब्रह्मपुत्र के एरिया में बीच में कौन सी सिटीज बसी हुई हैं साइड्स में, है ना। तो ऐसे ही जो रिवर के आसपास की सिटीज हैं उनका नॉर्मली क्या रहता है ऑक्यूपेशन की, फिशिंग, वो फिशिंग करे, है ना, फिशिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वही उनका फूड भी है, तो वही ठीक, उनका ये एक हो गया, फिशिंग पर्पस के लिए यूज हो जा रहा है। और क्या, फॉर इंडस्ट्रीज वाटर सप्लाई। और इंडस्ट्रीज में क्या वाटर नहीं चाहिए होता है, एक तो ड्रिंकिंग के लिए यूज हो रहा है, एक इंडस्ट्रीज में इजीली अवेलेबल बाय दिस रिवर, सो ऑल इंडस्ट्रीज सेंटर्स आर लोकेटेड नियर रिवर। रिवर इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारा पानी वगैरह का जरूरत होता है, तो वो भी ऐसी जगह सेटअप होते हैं जहाँ उनको इजीली वाटर वगैरह मिल सके, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो रिवर के में क्या क्या हो जा रहा है। एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जा रहा है ना, प्लस आपका एग्रीकल्चर हो जा रहा है, ठीक। और क्या हो जा रहा है आपका, फार्मिंग हो जा रही है, वही एग्रीकल्चर फार्मिंग ले सकते हैं। और देखो आपका नेविगेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन हो जा रहा है ना, कितनी सारी चीज़ें हो जा रही है, फिशिंग हो जा रही है, ठीक हो गया, इतना सारा चीज़ हो रहा है ना। अच्छा, अब देख लेते हैं आपका फिफ्थ, नॉन पेड एक्टिविटी हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फैमिली एंड सोसाइटी। देखो नॉन पेड एक्टिविटी तो क्या है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, तो किस में बोल रहा है, मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है फैमिलीज एंड सोसाइटी में होता है। अब आप घर में कुछ मम्मी आपको करने बोल रही हैं, तो आप क्या पैसा मांगोगे कि मम्मी मैं ये करूँगा तो मेरे को इतना पैसा दे दो, नहीं ना। मीन्स थोड़ा आप उनका हेल्प ऐसे भी कर सकते हो, कुछ पेरेंट्स बोल रहे हैं, मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं, तो आप उनका हेल्प करोगे ना। और सोसाइटी में क्या, अगर आपको कोई, आप रास्ते में जा रहे हो, कोई रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, आप उनकी हेल्प कर दिए, या कोई आपका हेल्प कर दिया, तो क्या आप उनको पैसे देते हो, या उनको पैसे देना जरूरी है कि आप नहीं नहीं मेरा हेल्प किया हो तो लो पैसा। ये क्या होता है आपका, आपके एक संस्कार होते हैं, है ना, एक ऐसा संस्कार होना चाहिए कि आप लोगों की हेल्प कर दे रहे हो बिना कुछ ऐसे सोचे कि मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। देखो ऑल थ्रू द नॉन पेड एक्टिविटी आर नॉट वैल्यूड अंडर द इकोनॉमिक फील्ड, बट दिस एक्टिविटी हेल्प इन ऑपरेशन of our family and the society. These are those activities which are mostly done by women in the family, by which our houses and well arranged, getting nutritious and balanced diet, care of the children, healthy society are possible, and the country get well cultures of the developed future cities. तो देखो मोस्टली क्या होता है, जैसे मम्मी मम्मी हमारे लिए बहुत सारा काम करती हैं, हमारे लिए खाना बना दे रही हैं, जो भी हमको नीड है, जहाँ पे भी, मतलब एक घर को भी सिस्टमेटिक वे से अरेंज करना पड़ता है। आपको पता है कि कपड़ा कहाँ रहता है, ड्रेसेस आपके कहाँ रहते हैं, आप उसी जगह में जाके देख रहे हो, तो वो क्या ड्रेस के हाथ पैर है जो वो खुद से गए, नहीं, मम्मी वहाँ रख के गई हैं, है ना। आपको पता है कि पानी कहाँ है, खाना कहाँ पे है ना, आपको सोना कहाँ पे है, आपका आपकी बुक्स वगैरह कहाँ पे है, मतलब आप छोटे छोटे घर में जितने भी चीज़ें हैं सब सिस्टमेटिक वे से अरेंज है, किसके कारण, मम्मी के कारण। मम्मी सब कुछ अरेंज करके रखी हुई है, तो क्या मम्मी इसके बदले में आप लोग से चार्ज ले रही हैं, आपका ध्यान रख रही है, आपके लिए फूड प्रिपेयर कर रही हैं, है ना, आपको टाइम से रेडी करके स्कूल भेज रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, वही बोला है कि नॉर्मली ये डन होता है वुमेन्स के थ्रू, और वो बहुत हेल्पफुल करता है एक अच्छे सोसाइटी, हेल्थी सोसाइटी के लिए, ठीक। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। चलो 6 देखते हैं आपका क्या है, वाई डू द मैप्स मेकर कीप देयर ओन कंट्री एज द सेंटर ऑफ देयर मैप्स। देखो जो मैप्स मेकर्स थे, ये कुछ टाइम के पहले की बात हो रही है, जब पूरा पता नहीं था कि बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत सारा ऐसे स्टेट है, बहुत सारे जगह है। पहले क्या कुछ कुछ थोड़ा पता था कि हाँ, वो जो 2-3 चीज़ें पते थी उनको लगता था कि हाँ यही बस हैं और बाकी सारी चीज़ें नहीं हैं। तो क्या करते थे लोग, अपना कंट्री ना मैप में एकदम सेंटर में शो करते थे। अब उनको नहीं पता है तो उसके अकॉर्डिंग वो सही कर रहे हैं उस टाइम पे, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे पता चलते गया, तब फिर क्या हुआ, अभी मैप में देखोगे तो प्रॉपर पता चलता है ना कि हाँ इस जगह पे ये है, इंडिया यहाँ पे है ना। देखते हैं क्या लिखा है इसमें, एंशिएंट पीपल हैड नो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स। देखो उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स के बारे में। बिसाइड इट पीपल वन रीजन हैड नो रिलेशन विद द पीपल ऑफ अदर पार्ट्स एंड द वर्ल्ड। और कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था, कोई पता नहीं था कि कहाँ पे और लोग भी हैं वर्ल्ड के, किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। एट दैट टाइम पीपल वर अननोन विद द फैक्ट दैट द अर्थ इज राउंड शेप। उनको ये भी नहीं पता था कि अर्थ राउंड शेप में है, ठीक। पीपल न्यू अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली 3 कॉन्टिनेंट्स। उनको सिर्फ 3 कॉन्टिनेंट्स के बारे में
नॉलेज था। कौन कौन सा? देखो, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। ठीक है, हमारा इंडिया कहाँ है? एशिया में है ना, ठीक, एंड अफ्रीका। सो द कार्टोग्राफर्स कीप देयर ओन कंट्री एट द सेंटर ऑफ द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग मैप। तो जो भी मैप्स ऐसे मेकर्स थे वो क्या करते थे? अपनी कंट्री को सेंटर में शो करते थे। ओके, चलो नेक्स्ट देखें, यहाँ तक समझ आया? Monsoon in India is known for their uncertain and vagaries. Explain their statement with 4 examples. Okay, देखो जो इंडिया का मानसून है, ठीक, मानसून क्या है? एक क्लाइमेट है, एक ऐसा वेदर है जो चेंज हो रहा है ना, क्लाइमेट बोलते हैं जिसको। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। The rainfall is neither continuous nor regular, even in the wettest area. Overall, rainfall is not the same each year. The monsoon may be strong or weak particular area depending on the intensity. Okay, देखो क्या है, जो रेनफॉल है, क्या रेनफॉल कंटिन्यूस होते हैं? कंटिन्यू बारिश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, वो कुछ टाइम के लिए हो रहा है। इवन जो ऐसे जगह पे भी पर्टिकुलर पता नहीं है कि हाँ इस एरिया में इस टाइम तक इतना ही बारिश होगा, ऐसा कुछ फिक्स है नहीं। किसी टाइम क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, किसी टाइम क्या होता है? कम हो जाता है। इसको कोई करवा सकता है क्या? ऐसा करवा सकते हैं क्या कि इस साल गर्मी कम पड़े? कोई मशीन बनी है इसके लिए? नहीं ना, इस साल यहाँ पे ज़्यादा बारिश करवा दो, ऐसा कुछ है नहीं। ये क्या है? नेचर के थ्रू हो रहा है। ठीक, तो यही बता रहे हैं कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। सेकेंड पॉइंट में देखो, एट लो प्रेशर थ्रो नियर द हिमालयाज में रिजल्ट द हैवी रेन्स इन द हिल्स कॉजिंग फ्लड इन द प्लेन्स ऑफ द। ओके, देखो जैसे ऐसा पढ़े हो ना आप लोग, क्या होता है, जो हिलीस एरियाज होते हैं, माउंटेन के एरियाज होते हैं, जो बादल वगैरह आते हैं एयर के थ्रू, वो ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो जहाँ हिल्स रहते हैं ना, वहाँ वो टकरा जाते हैं, वहाँ वो रुक के क्या, वहाँ उस एरिया में ज़्यादा बारिश हो रही है। लेकिन एक जो माउंटेन के एक साइड वाला एरिया है, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ बारिश नहीं हो पा रही है। अगर ये एक माउंटेन है और यहाँ से जो बादल वगैरह हैं वो आ रहे हैं, एयर के थ्रू आता है ना, ऐसा हवाएं चलती है। बहुत सारे देखे होगी कि पूरा काला बादल आ जाता है और लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है, लेकिन वो थोड़े देर बाद कहीं और चला जाता है बादल, पूरा फिर आसमान साफ लगने लगता है। तो वो क्या, हवा का जहाँ प्रेशर है, जिस साइड से चल रहा है उस साइड जा रही है। तो अगर यहाँ पे आया बादल तो इसी एरिया में बारिश हो जाएगी, है ना। इसके ये जो साइड वाला एरिया है, ये एरिया सूखा रह जाएगा, वहां तक तो पानी नहीं जा पा रहा है। तो ये सब के कारण से भी क्लाइमेट चेंज होता रहता है। अब देखो, सम टाइम द मानसून में ब्रेक टू अर्ली और टू लेट, देयर मे बी टू लॉन्ग एंड टू मैनी ब्रेक्स इन द मानसून विच मे रिट्रीट टू अर्ली टू लेट। ओके, देखो फैक्टर अपसेट द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस मेकिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया एज मच गैम्बल। ओके, देखो क्या है, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा नीड होता है वेदर का, है ना, कि वेदर कंडीशन कैसा है। जो भी प्रॉपर कुछ ग्रोथ किया जाता है उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, एक टाइम तक उसको अच्छे से पानी चाहिए, एक टाइम के लिए उसको सूखा भी चाहिए। जो हार्वेस्टिंग वगैरह करते हैं, क्या वहाँ पे पूरा पानी पानी रहेगा तो वो अच्छे से हार्वेस्ट हो सकता है क्या? नहीं। उस टाइम पे बारिश होती है तो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर जब उसको बड़ा करना है, जो वो पेड़ पौधे लगाए रहते हैं, जो ग्रोथ कर रहे हैं, उसको बड़ा करना है, तब तक के लिए पानी बहुत ज़्यादा नीड होता है। तो वही बता रहे हैं कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कभी लेट बारिश होता है, कभी जल्दी होता है, कभी टाइम से होता है। ठीक, चलो बहुत सारे पॉइंट्स है। देखो ये आपका शॉर्ट आंसर है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए इतने बड़े बड़े पॉइंट्स लिए गए हैं। ठीक, आप इसको अपने अकॉर्डिंग छोटा आंसर करके लिख सकते हो। कैसे? मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर ये शॉर्ट आंसर पढ़ रहे हैं हम लोग ईच 2 मार्क्स के, तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स है, इतना आपको डिफाइन नहीं करना होगा। आपको नॉर्मली 1 या 2 पॉइंट्स डिफाइन कर दो 2 मार्क्स के लिए, उतना सफिशिएंट है। ठीक, तो इतने बड़े बड़े पॉइंट्स देख के आपको ऐसे घबराना नहीं है ना, कि बाप रे 2 मार्क्स का पढ़ रहे हैं और इतने ज़्यादा। ठीक है, चलो। और ये एक्सप्लेनेशन इसलिए भी है कि अगर आपको ज़रूरी तो नहीं है कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए दे दिया जाए, लॉन्ग आंसर में दे दिया जाए, तब आप क्या करोगे? तब आपको डिफाइन करके लिखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। आप अच्छे से समझे हो, आप लिख सकते हो, है ना। अब देखो क्या है 8 में, हाउ कैन यू पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है, या क्या क्या लोगों ने किया है उसके बारे में। तो देखो डेमोक्रेसी जो है, गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन। सिटीजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लॉ एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। जो लोग हैं, है ना, जो एक कंट्री के लोग होते हैं,
नॉर्मल पीपल्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज़ में, वही मोस्टली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। The citizen play an important role providing information about the people and the government. People express their views by various means and the laws policies taken by the government which indicate the activity of participation of the citizens in democracy. Means जितना भी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज ला रही हैं, जो भी लॉ बना रही है, किसको देख के, लोगों को देख के। लोग क्या कर रहे हैं, उसके जो भी बना हुआ है लॉ बना हुआ है, जो भी पॉलिसी बनी हुई है उसके बता रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, अपने सजेशंस रख रहे हैं, है ना। लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं, लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, लोगों के थ्रू हो रहा है। अगर लोग नहीं रहेंगे तो क्या डेमोक्रेसी रहेगा? नहीं। डेमोक्रेसी मतलब ही होता है आपका लोकतंत्र, नॉर्मल जो लोग चला रहे हों, है ना। ओके, देखो नेक्स्ट क्या है आपका, समझ आया ना ये वाला क्वेश्चन। हाउ डू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हेल्प करता है आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है, कि गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। देखो क्या लिखा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प इन प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल एंड फ्यूल्स नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। Means of communication has enhanced the relations between which help in conserving the production time and also help in the economical production cost of the product। तो जो जब आप क्या कर रहे हो, देखो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन से क्या है, जब आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा रहे हो, है ना, ये हेल्पफुल किससे हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो रहा है। कम्युनिकेशन के थ्रू आप जान पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि कहाँ किस चीज़ का नीड है, कहाँ कितना क्या चाहिए, तो ये सारी चीज़ें किससे किससे हेल्पफुल हो रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कैसे, जब आप वहाँ के कुछ जानोगे नहीं, मतलब आप कहीं का आप कुछ पता नहीं है आपको कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में इस चीज़ का नीड है, इस चीज़ का सर्विस प्रोवाइड करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, जब आप कम्युनिकेट करोगे, वहाँ जाओगे, वहाँ के लोगों को जानोगे, तब वहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। गुड्स कैसे बना सकते हो, गुड्स कैसे आप रेडी कर सकते हो, है ना। अब रेडी करके भी आप क्या कर सकते हो, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, जहाँ के लोगों को नीड है वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए तो। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, बस एक दो क्वेश्चन और फिर क्लास एंड करेंगे, ठीक। विच फॉरेस्ट इफेक्ट द रेंट ऑफ बिल्डिंग, तो विच फैक्टर, सॉरी फॉरेस्ट बोल रही हूँ ना, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बिल्डिंग का रेंट पे इफेक्ट करता है। मीन्स देखो ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी एक लग्जरी बिल्डिंग बना दो और उसका जितना आपको चाहिए उतना रेंट मिल जाएगा, है ना। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं कि एक अच्छे एरिया में हो, किस एरिया में है उसके कारण भी उसका रेंट का प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है ना, वहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हों। अच्छा आप एकदम ऐसे जाके बना दियो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग, अब वहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है ना, मतलब रोडवे ही नहीं है, रोड्स ही नहीं है, तो क्या उसका रेंट रहेगा, नहीं रह सकता। वहाँ पे कौन जाएगा, वहाँ के आसपास के एरिया में डेवलप ही नहीं है, वहाँ कुछ है ही नहीं ना, मतलब मार्केट ही नहीं है। अब वहाँ पे आप बनाए हो बिल्डिंग, अब वहाँ शॉप्स वगैरह ओपन करने के लिए सब चीज़ है, तो क्या वहाँ कोई शॉप्स ओपन करेगा, जब वहाँ कोई कस्टमर ही नहीं है तो वहाँ कोई कैसे अपना बिजनेस लगा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो देखो वही सारे लिखा है ना, जोग्राफिकल एरिया, लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग इन द सिटी, मतलब एक प्रॉपर मार्केट होना चाहिए, एक सिटी होना चाहिए, ठीक, सारी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, तब क्या होगा, वहाँ इफेक्ट पड़ेगा बिल्डिंग के रेंट पे, मतलब वो हायर होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्या है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एंड ऑल फैसिलिटी इक्विप्ड, मीन्स लोकेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गार्डन, सिक्योरिटी फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। ये क्या करता है, देखो इज इन ग्राउंड फ्लोर, जो भी पार्किंग्स वगैरह होते हैं, देन इट्स डिमांड विल इंक्रीज, पीपल विल प्रायोरिटी टू दोज हाउस ऑफ दे गेट द फैसिलिटी, डॉक्टर एंड हॉस्पिटल। देखो ये सारी चीज़ें भी बता दी गई हैं, मतलब इतना सारा चीज़ अगर फैसिलिटी वहाँ पे है, जब आपका तबीयत खराब हो रहा है, मेडिकल हो, डॉक्टर्स हो, हॉस्पिटल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो। अब सिर्फ आप एक बिल्डिंग बना दिए, वहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी है ना वाटर, क्या वहाँ कोई सर्वाइव कर सकता है, नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ अवेलेबल है तो वो क्या बना रही है, ऐसा एक लग्जरी बना रही है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, रेंट रहेगा। इफेक्ट ऑफ कैपिटल सिटी, जो एक नॉर्मल जैसे आप देखोगे छत्तीसगढ़ का ये रायपुर सिटी बहुत ज़्यादा एक बिजी सिटी भी बोल सकते हो आप, यहाँ बहुत ज़्यादा मार्केटिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, सारा चीज़ यहीं से होता है, तो क्या ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, उसके कारण भी क्या होता है, बिल्डिंग्स के रेंट वगैरह हाइज होते हैं। तो ये क्या किसी भी एक ऐसा ज़रूरी है क्या रायपुर, और भी जगह के कैपिटल्स हो सकते हैं, है ना।
अब आप ही देखोगे, अगर यहाँ छत्तीसगढ़ में रायपुर से अगर बाकी जगह को देखोगे, सिटीज को कंपेयर करोगे, तो जितना रायपुर में है उतना कोई बाहर जगह पे नहीं रहता, वहाँ का थोड़ा कम रहता है, वहाँ के सिटीज थोड़े कम डेवलप रहते हैं, वहाँ की नीड्स कम होती है ना, वहाँ के जो ऐसे रेंट वगैरह लोगे तो वहाँ का कम होता है, क्यों? क्योंकि डिमांड, जगह के हिसाब से डिमांड होता है, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्या कि आपका शॉर्ट नोट जैसा है, तो क्रॉप इंश्योरेंस प्लान फॉर स्मॉल फार्मर्स, फर्स्ट वाला देखते हैं ना, ए वाला, जो क्रॉप इंश्योरेंस प्लान है, मीन जैसे फार्मर्स के लिए आप ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, फायर इंश्योरेंस कराते हो, ठीक है, ऐसे सुने होगे, आप तो नहीं करा रहे हो, ठीक है, लेकिन देखो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? अगर कुछ उनको प्रॉब्लम हुआ इन फ्यूचर, इन केस, तो क्या हो सके, उनको उनके पास एक फंड हो कि हाँ वो प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, है ना। और फायर इंश्योरेंस करा रहे हैं, अगर किसी ऑफिस फैक्ट्रीज वगैरह की जब अगर यहाँ आग लगे तो हमको इतना लॉस ना हो कि पूरा फैक्ट्री भी जल गया, कुछ बचा भी नहीं। जो फायर इंश्योरेंस कराए हैं तो वो प्रॉपर जो वो एजेंसी है वो क्या करेगी, पैसा देगी, जितना नुकसान हुआ है, ठीक, हेल्प करेगी, उस सपोर्ट से आप क्या कर सकते हो, पूरे तो लॉस में नहीं रहोगे, है ना। तो वैसे ही अगर एक फार्मर अपना किसानी कर रहा है, वो पूरा ग्रोथ वगैरह कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, तो उसको भी तो कुछ ऐसा चाहिए ना कि उसको भी लॉस ना हो। अब सोचो बारिश नहीं हुई या किसी भी कारण से उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई, तो वो तो पूरा लॉस में है ना। तो वही कि उसके लिए भी इंश्योरेंस होता है कि अगर किसी साल फसल नहीं हुआ तो गवर्नमेंट कुछ अमाउंट उनको देती है, ठीक। देखो वही लिखा हुआ है, द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स कैन बी सक्सेसफुल फॉर इट इज नेसेसरी फॉर द पेपर फॉर्मेलिटीज। अब कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज तो रहेंगी ही, इंश्योरेंस में रहती है नॉर्मल, शुड नॉट बी लेंदी, द केसेस शुड बी dealt fairly, quick payment and system should be there and the claim should be paid as per the crop loss। जितना क्रॉप का लॉस होगा उतना मिलेगा, और कुछ क्राइटेरियाज बताए गए हैं एट लोकल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स और द पंच, सरपंच should be given the task of the calculating the loss and पटवारी should be there to provide the land record। देखो जो पंच एंड सरपंच है वो सारे ऐसा मतलब उनको ऐसा बताया गया है कि वो चेक करके बताएं कितना लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, और जो पटवारी होता है जो लैंड एरिया जमीन वगैरह देखता है एरियाज, वो एरिया बताए कि ऐसा तो नहीं कि लॉस इतना ज़्यादा बता दे रहे हैं जितना कि उस एरिया में फसल हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो गांव में नॉर्मली होता है, पंच सरपंच पटवारी, वो सब चीज़ें में बताया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग ना, ये रहा आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एनिमल वेस्ट, एसिड, प्लांट वेस्ट, जो अगर जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है जो बिना केमिकल से हो, तो इस क्या यूज कर रहे हैं, एनिमल वेस्ट, एसेस, प्लांट वेस्ट, ये सारी चीजें खाद बनाने में यूज किया जा रहा है। आर यूज विच इज नोन एज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इसी को बोला जाता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। fruit, flower, vegetable and cereals produced by organic agriculture not only beneficial for the health human being but also does not causes any harm environment। ये एक ऐसा मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा है कि ना कि वो हमारे लिए मतलब हेल्दी है, क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छा होता है ना, मीन्स उसमें कुछ केमिकल वगैरह यूज नहीं हो रहा है, तो हमारे लिए हमारे हेल्थ के लिए क्या है, बेनिफिट है, हमको अच्छा चीज मिल रहा है, पूरा प्रॉपर नेचर जैसा। अब क्या, अब वो नेचर को भी हार्मफुल नहीं कर रहा है, ये एक उसका प्लस पॉइंट है कि ना वो नेचर को हार्मफुल कर रहा है और ना ही इंसानों के लिए हार्मफुल है, एक अच्छा चीज है, वो प्रॉपर नेचुरल तरीके से हुआ है। और क्या कि जैसे केमिकल वगैरह यूज करते हैं तो सॉइल खराब होता है ना, तो वो सब भी नहीं हो रहा है। अब देखो क्या है, मेजर्स टू कंजर्व ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर को कलेक्ट किया जा रहा है। फॉर इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल इज एसेंशियल टू करेज द ह्यूमन बींग्स नॉट टू कट द ट्रीज एंड गिव प्रेफरेंस ऑफ द प्लांटेशन। अर्बन एरिया शुड बी connected with the rainwater harvesting system and in rural areas ponds must be deepened and artificial trenches must be made to conserve rainwater which help the increase groundwater। देखो क्या बोला जा रहा है इसमें कि नॉर्मल आप क्या कर रहे हो, बारिश के पानी को कलेक्ट करना है ना, पानी जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको बढ़ाना है। कैसे इंक्रीज होगा ये, नॉर्मली जब पेड़ वगैरह लगेंगे, पेड़ कटिंग नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाना है कि पेड़ आप नए नए पेड़ लगाओ, है ना, वो बहुत सारे पानी को ऐसे रोक के रखता है, बहुत सारी जड़ें रहती हैं, मिट्टी रहता
पानी कंजर्व करके रखता है, उतना ज़्यादा सूखा नहीं पड़ने देता, ठीक। और जैसे गांव में जो तालाब वगैरह होता है, ये सब अच्छे से डीपली होना चाहिए कि नॉर्मली वहाँ ज़्यादा देर तक पानी रहे, अंदर तक जाए, और एग्रीकल्चर प्रॉपर होना चाहिए, ठीक। जो अर्बन एरियाज में है वहाँ के लिए क्या बोला है कि कनेक्टेड विथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ों से कनेक्टेड रहे। तो मतलब एक तरीका होता है, जैसे पॉन्ड वगैरह बना रहे हैं, है ना, तालाब वगैरह बनाया जा रहा है, तो ये सब किसके लिए हेल्प है, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए। जो बोरवेल वगैरह करते हैं, कहाँ से पानी आता है, नीचे का पानी रहता है, ग्राउंड वाटर लेवल रहता है, जो अंडरग्राउंड वाटर आता है ना बोर से पानी, तो वो एक टाइम पे ख़त्म नहीं होगा क्या, अगर सारे पेड़ कटते जा रहे हैं, सूख रहे हैं, तो ख़त्म होगा ना। तो वही सारी चीज़ें के बारे में बताया। समझ आया यहाँ तक? कोई डाउट, कुछ प्रॉब्लम बता सकते हो आप लोग, ठीक है। ओके, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे का करेंगे नेक्स्ट सेशन में, मीन्स नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि नेक्स्ट ईयर 10th है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।